हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित पुरस्वानी और आज हम लोग फ्री के 4 मार्क्स के लिए कुछ पढ़ने वाले हैं। तो फ्री के 4 मार्क्स क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। 4 मार्क्स का ही आएगा आपके फाइनल में और आई थिंक ये वीडियो इनफ रहेगा क्योंकि इसके अलावा तो मतलब ये बहुत ही सिंपल सा आता है यार। मतलब जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा आई थिंक दैट विल बी इनफ के 4 मार्क्स तुम्हारे आ जाए। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। जो तुमने प्रीवियस 2 चैप्टर्स पढ़े उससे हमें एक बात समझ में आती है जो मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और जो कॉमन साइज होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल का मतलब कि हम हॉरिजॉन्टली अलग अलग सालों को कंपेयर करते रहते हैं। जैसे 2014 को 2015 से 2016 से अगर मैं ऐसे कंपेयर कर रहा हूं इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस या फिर टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल या टाइम सीरीज एनालिसिस। अब दूसरा है वर्टिकल एनालिसिस। इसमें हम एक ही साल के अलग अलग फिगर्स को, जैसे 2014 को अगर मैंने ले लिया तो इसी साल के अलग अलग फिगर्स को, फॉर एग्जांपल मान लो इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाला साइड में ले लेता हूं बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे आएंगे शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, ऐसे ही नीचे एसेट्स भी आएंगे। यहाँ पे टोटल ऑफ लायबिलिटी आ जाता है, टोटल लायबिलिटी है ना। तो मैं टोटल लायबिलिटी उठा के अगर मैं इन चीजों को कंपेयर करता रहूं, टोटल लायबिलिटी से शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, मैंने इसी को ही कंपेयर किया ना, इसको बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है, वर्टिकली अपन चल रहे हैं तो दोनों चीजें हम लोग जल्दी से देखते हैं, वर्टिकल एनालिसिस क्या है और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट सबसे पहले, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स मींस अ कंपैरेटिव स्टडी of individual items of balance sheet and statement of P&L of 2 or more years of a enterprise itself। कहने का मतलब एक कोई एंटरप्राइज है उसके अलग अलग सालों का, जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटीज ले लिया मैंने, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। अब ये फिगर है 2014 का, 2014, 2015, ऐसे मैं कंपेयर करता जा रहा हूँ। वैसे तो 2 ही साल रहेंगे तुम्हारे पास। तो जैसे शेयर होल्डर फंड 10 लाख था, अब ये 15 लाख रुपए हो गया है, तो इसको कंपेयर कर रहा हूं मैं, है ना। 2014 के फिगर्स को 15 से कंपेयर कर रहा हूं। इसको बोलते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस। समझ में करते हैं अपन, 2 मिनट में क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन ये कंपैरिजन ऐसा कुछ है, बस इतना ही होता है। द टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। इसके बाद आती है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। तो कॉमन साइज में क्या होता है, समझो वही बैलेंस शीट यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। सिर्फ 1 साल के फिगर्स रहेंगे यहाँ पे आपके पास, सिर्फ 1 साल के फिगर्स रहेंगे। चलो अगर 2 साल के भी हैं, मान लो 2014 और 2015 के फिगर्स हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे टोटल ऑफ लायबिलिटी आ गया, देखो एक समय थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। ये इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड 10 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज 2 लाख और 3 लाख रुपए अपना करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 3 लाख रुपए का ये, 4 लाख रुपए की ये चीज, 4 लाख रुपए की ये चीज। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे आपको इनके टोटल्स दिए हुए रहेंगे, 10, 2, 3, 15 लाख और 3, 3, 3, 4, 4, 11 लाख, 3, 4, इसको 3 मान लेता हूं ना इजी कैलकुलेशन के लिए, तो 10 लाख इनका टोटल दिया हुआ है। मैं इसके टोटल को उठा के इन सबको कंपेयर करूंगा। कहने का मतलब 15 लाख से 10 लाख को कंपेयर करूंगा, तो 10 लाख अपॉन 15 लाख ऐसा कुछ करूंगा। 15 लाख से ही 2 लाख को भी कंपेयर करूंगा, 15 लाख से ही 3 लाख को भी कंपेयर करूंगा। मैं ऐसे आपस में कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं नीचे वाले फिगर से, टोटल फिगर से बाकी सारी फिगर्स को कंपेयर कर रहा हूं। इसको बोलेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। समझे आप? कॉमन साइज स्टेटमेंट मींस स्टेटमेंट इन विच इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 or more years are placed side by side and thereafter converted into percentages taking a common base। एक कॉमन बेस ले लिया और बाकी सारे वर्ड्स को अपन ने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। करेंगे अभी इसको, तो इसको बोलते हैं अपन कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन बेसिस टेकन इज टोटल एसेट या फिर टोटल इक्विटी ऑफ लायबिलिटीज। तो मैंने टोटल लायबिलिटी ही यहाँ पे वो बेस लिया था। ये करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। कुछ काम का है यहाँ पे बैलेंस शीट, बस कुछ नहीं है। दिस टेक्निक इज नोन एज वर्टिकल एनालिसिस, बस ये काम का था। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट ये होता है जिसमें अपन उसी साल को कंपेयर करते रहते हैं, उसी साल के फिगर्स से। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में अलग अलग सालों को कंपेयर करेंगे, अपन करके देख लेते हैं, सबसे बेस्ट चीज वही रहेगी। तो आपको अभी तक आई होप आपको मैंने
पहले वाले वीडियोस में बताया कि बेटा आप एक शीट बना के अपनी दीवार पे लगा देना बैलेंस शीट की, आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे। अभी अपन थर्ड चैप्टर पे, अभी भी नहीं बनाया तो ये फॉर्मेट मैंने पिछले वाले वीडियो में फॉर्मेट शेयर किया था पेपर पे बना के, तो एक बार वो जरूर देख लेना और उसको अपनी दीवार पे बना के रख लेना। धीरे धीरे जब मैं चैप्टर्स करवाता जाऊंगा ना तुम्हें याद भी होती जाएगी, रटने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बनाना जरूरी है, ठीक है। तो ये था आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आपके एग्जाम में आएगा, क्या होगा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। आपको बैलेंस शीट बनानी है। अब इसमें बैलेंस शीट का कोई फॉर्मेट नहीं दिया है तो आपको बेसिक फॉर्मेट तो याद होना चाहिए, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा बेसिक फॉर्मेट है, ठीक है। आपके पास दो चीजें होती है बेटा, सबसे पहली होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, पहला टाइटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज, दूसरा टाइटल आपके एसेट्स, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड एसेट्स ये हो गए। अब इसके अंदर क्या आता है, तो सबसे पहले यहां पे आता है शेयर होल्डर फंड, पूरा पूरा लिख देता हूं मैं, चलो। सबसे पहला आता है शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स। इसके अंदर क्या क्या आएंगी शेयर होल्डर फंड्स के अंदर, सबसे पहली चीज आती है शेयर कैपिटल, जितना मेन याद करना है ना उतना तो मैं लिख ही देता हूं, इतना तो याद होना ही चाहिए। दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, ये याद होना ही चाहिए। इसके बाद ये, इसको मैं 1 मान लेता हूं। इसके बाद सेकंड वाली चीज मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉन करंट लायबिलिटीज डायरेक्टली, वैसे एक और आती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, पर यूजुअली एग्जाम में नहीं आता। दूसरा नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब लॉन्ग टर्म की लायबिलिटीज आ जाएंगी आपकी, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, 4 होती हैं, जितनी भी आई उसके लिए मैंने जगह छोड़ दी। और तीसरी चीज होगी करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज, इसके अंदर भी एक दो चीजें हैं तो मैंने छोड़ दिया। यहां पे आ जाएगा आपका टोटल, ठीक है भाई, ये आ जाएगा टोटल, ये टोटल आप कर लोगे, दोनों सालों का टोटल आएगा, ऐसे डबल लाइन में आपने टोटल कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूँ, ऐसे एसेट्स में ना लग जाए, बस ऐसा कुछ बना दिया मैंने। अब आएंगे एसेट्स, दूसरा टाइटल एसेट्स, तो एसेट्स के अंदर पहली चीज आएगी नॉन करंट एसेट्स, मतलब लॉन्ग टर्म के एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। बहुत सारी चीजें आएंगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वगैरह बहुत सारी चीजें आएंगी, सब यहाँ पे छोड़ देना आप। दूसरा आएगा करंट एसेट्स, करंट एसेट, देखो ये जितना मैंने लिखा है ना ये बेसिक है बेटा, इतना तो देखो याद होना ही चाहिए किसी भी हालत में। यहाँ पे आ जाएगा टोटल, तो यहाँ पे आपने कर दिया इसका टोटल एसेट्स का, और एसेट्स लायबिलिटीज का टोटल मैच होगा। भाई ये जो जितनी चीज बनाई है ना मैंने, जितना मैंने बनाया इतना तो तुम्हें याद होना ही चाहिए, फिर कोई सा भी क्वेश्चन हो वो सारी चीजें होती चली जाएंगी, ठीक है। इसको आगे के क्वेश्चंस में भी मैं यूज करूंगा, तो मैं इसको डुप्लीकेट करके रख देता हूं फिलहाल, एंड वील बी डूइंग द क्वेश्चन, वील बी डूइंग द क्वेश्चन। कहाँ है, चलो देखो अब क्या क्या है, क्या क्या दिया हुआ है। अब बहुत सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन, देखना। अच्छा हाँ यार, एक चीज बताना तो मैं भूल ही गया, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ही बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो भाई जो फॉर्मेट बनता है ना वो कैसे बनता है, फॉर्मेट की बात करूं मैं, तो सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो 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 देखो, यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, इसमें 2 साल दिए हुए हैं, है ना, अलग अलग साल। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको ये देखना है कि कौन सा ईयर प्रीवियस ईयर है, कौन सा ईयर करंट ईयर है। तो भाई जो लेटेस्ट होगा ना वो हमेशा करंट ईयर होगा। यहाँ पे 2017 और 2016, तो पुराना साल कौन सा हुआ सर, 16 पुराना हुआ ना, इसको बोलेंगे प्रीवियस ईयर, ठीक है, ये होगा प्रीवियस ईयर। ये वाला क्या हुआ, ये होगा करंट ईयर, ठीक है। अब आपको जब फॉर्मेट बनाना है, जब आपने ये फॉर्मेट बनाया है, इसमें आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर लिखोगे, उसके बाद करंट ईयर। सबसे पहले कौन सा ईयर, प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर। क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, अब क्वेश्चन में तो करंट ईयर पहले दिया है। इन सारी चीजों को बस याद रखना है आपको कि जब अपन फॉर्मेट बना रहे हैं, यहाँ पे पता है मैं हिंदी में लिख देता हूँ, व्हेन यू, नहीं इंग्लिश में लिखता हूँ, चलो व्हेन यू आर मेकिंग फॉर्मेट, व्हेन यू आर मेकिंग फॉर्मेट, जब भी आप फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट पहले प्रीवियस ईयर देन करंट ईयर आएगा। अब ये हिंदी इंग्लिश मिला दी मैंने, ठीक है, क्योंकि पूरी हिंदी लिखता तो तुम्हें समझ में आ जाता मेरी हिंदी कैसी है तो प्रीवियस ईयर पहले आएगा, फिर करंट ईयर आएगा। भाई ये मैं मजाक मस्ती में नहीं बता रहा हूँ, यहीं पे सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं एग्जाम में। इस चैप्टर में बस यहीं पे एक गलती हो सकती है कि अलग अलग फिगर्स को अपन ने यहाँ वहां लिख दिया बस, और कोई गलती नहीं होती।
तो आपको क्या करना है, पहले प्रीवियस ईयर लिखना है, फिर करंट ईयर के वैल्यूज लिखने हैं। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर ये है, मतलब मैं इस वाले कॉलम में प्रीवियस ईयर के वैल्यूज एंड देन करंट ईयर के वैल्यूज लिखूंगा। समझ आई बात? दो कॉलम समझ में आए। तीसरा कॉलम होता है एब्सोल्यूट चेंज निकालने का। चेंज कैसे होता है करके दिखा दूं? देखो मैं एक फिगर लिखता हूं, शेयर कैपिटल पहले था 25 लाख, अभी रहा 25 लाख। शेयर कैपिटल, ये रहा शेयर कैपिटल, पहले था 25 लैक्स, अभी भी रहा 25 लैक्स। तो अब तो इसमें चेंज ही नहीं आया, तो मैं चेंज बताऊं कैसे। दूसरा देख लेते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस, पहले था 10 लाख, अब हो गया 6 लाख। पहले था 10 लाख, अब हो गया 6 लाख। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब एब्सोल्यूट चेंज क्या होगा? ऊपर तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, हम करते करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यूज, करंट ईयर वैल्यूज माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यूज, करंट ईयर वैल्यूज माइनस प्रीवियस ईयर। तो 25 में से 25 गया सर, कुछ आया ही नहीं, तो इसको तो डैश लगा दो, जब कुछ है ही नहीं तो कोई चेंज ही नहीं है। यहां देखो कैसा चेंज है, पहले था 6 लाख 2017 में, यहां पे देखें तो ये 6 लाख है, और 2016 में 10 लाख है। तो अगर मैं देखूं तो पहले था 10 लाख, अब हो गया 6 लाख। प्रीवियस 10 लाख, अब हो गया 6 लाख। कितना डिफरेंस आया? अब कैसे निकालोगे? हम करेंगे करंट माइनस प्रीवियस, यानी करंट है 6 लाख माइनस 10 लाख। सर 6 लाख में से 10 लाख तो जाएगा नहीं, हाँ माइनस में आंसर आएगा ना, तो माइनस में आंसर आएगा यहाँ पे 4 लाख माइनस, 4 लाख माइनस, ऐसे माइनस को आप शो करोगे ब्रैकेट में, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। थोड़ी सी बात समझ में आई? एक बार ये सारी चीजें सब में कर लेते हैं। अब आती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो सर यहाँ तो कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आती है नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म की बोरोइंग्स, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आई हमारे पास। कितनी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स? तो पहले थी 15 लाख, अब हो गई 16 लाख। तो पहले थी 15 लाख रुपए, अब हो गई 16 लाख रुपए, ठीक है। और देख लेते हैं करंट लायबिलिटीज दी हुई हैं, पहले थी 5 लाख, सॉरी पहले थी 4.5 लाख, अब हो गई 5 लाख। पहले थी 4.5 लाख करंट लायबिलिटीज, अब हो गई है 5 लाख रुपए हमारी करंट लायबिलिटीज। अब देखो बस सब खत्म हो गया लायबिलिटी साइड का, क्योंकि यहां से तो प्रॉपर्टी प्लांट स्टार्ट हो गया, वो एसेट्स होता है। तो यहाँ पे आप इसको पहले टोटल कर दो, टोटल करेंगे इंडिविजुअली 0 0 0 0 एंड 5 5 10 14 1 2 3 4 5, ये आया 54 50,000। इस वाले साइड का कर लेते हैं, ना 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 5 6 कितना होता है 11 11 एंड 6 17 17 और 6 20 17 और 6 17 और 5 सॉरी 17 और 5 22 2 3 4 5, यह आया 52। ठीक है भाई, अब ये टोटल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टोटल से ही कुछ ना कुछ करना है अपने को। ठीक है, अभी ये भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वगैरह भी डाल देता हूँ। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आया, ये मुझे पता है नॉन करंट एसेट्स के अंदर आता है प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। कितना है? पहले था 25 लाख सर, अब हो गया 35 लाख। पहले था 25 लैक्स, अब हो गया है 35 लाख रुपीस। ठीक है, इसके बाद आती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी लॉन्ग टर्म की ही इन्वेस्टमेंट, यहां पे ही आएगी नॉन करंट। नॉन करंट का मतलब ही बेटा लॉन्ग टर्म है इन्वेस्टमेंट, समझे आप? बेसिक फॉर्मेट याद कर दिया, फिर उसके अंदर क्या आ रहा है कोई दिक्कत ही नहीं है ना। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आई, पहले थी 15 लाख, अब 10 लाख 50 हजार हो गई। पहले थी 15 लाख रुपए, अब हो गई 10 लाख 50 हजार रुपए। नेक्स्ट देख लेते हैं, करंट एसेट्स दिए हैं, पहले थे 1450 और अब हो गए 650। पहले थे 1450, अब हो गए 6,50,000। एक बार अब इसका जब टोटल करोगे ना तो खुद से करना, देखना मैच हो रहा है नहीं तो कुछ गलती करी है अपन ने। तो देख लेते हैं, ये आ गया 0 0 0 0, यहाँ आ गया 5 5 5 10 और ये 14 1 2 3 4 5। देखो भाई मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, मतलब मैंने सही किया है। नेक्स्ट 0 0 0 0 0 5 और 6 होता है 11 1 12 1 3 4 एंड 1 5 52। भाई सब मैच हो रहा है, मतलब यहां तक अपन ने सब कुछ सही किया है। अब अपन ने जो देखा था एब्सोल्यूट चेंज, उसको निकाल लेते हैं। एब्सोल्यूट कैसा निकलेगा? करंट माइनस प्रीवियस, करंट ईयर ये वाला ईयर, प्रीवियस ईयर के वैल्यूज माइनस करने हैं। 16 लाख में से 15 लाख माइनस करना है, कितना बचेगा? 1 लाख रुपए। 5 लाख में से 4.5 लाख माइनस करेंगे, बचेगा 50,000 रुपीज। ठीक है, इसका भी टोटल कर लो, फिर लगे हाथ सब कुछ करते ही चले जाओ।
ये है बेटा फॉर्मेट पूरा। इसका टोटल कर लेंगे 4 लाख माइनस 1 लाख माइनस का 3 लाख माइनस का 2.5 लाख, 2,50,000 माइनस का बच रहा है भाई साहब यहाँ पे। ठीक है, चेंज में उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चेंज कुछ भी हो सकता है। 35 लाख माइनस 25 लाख, ठीक है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 10 लाख रुपए, 35 माइनस 25 लैक्स, 10,50,000 माइनस 15 लैक्स। सर यहाँ पे भी माइनस में आंसर आ रहा है क्योंकि 10,50,000 है, यहाँ पे 15 लाख रुपए है। 10,50,000 माइनस 50,000 आ जाएगा 4,50,000 माइनस का, भैया माइनस का है फिगर, ठीक है। 10,50,000 में से 15 लाख रुपए जा रहे हैं, तो छोटे वैल्यू में से बड़ा वैल्यू जाएगा, आंसर माइनस में आएगा। 6,50,000 में से 14 लाख जा रहे हैं, तो 6 लाख में से 14 यानी 14 में से 6 गया, कितना बचता है? 14 में से 6 गया, 8 लाख रुपए सीधा सीधा बचता है। तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया 8 लाख, पर माइनस का 8 लाख तो ठीक है, लेकिन माइनस का है ये 8 लाख, ठीक है। टोटल आंसर कितना आ गया, इनको भी कर लो, 8 12 लाख, 12,50,000 माइनस, तो 2,50,000 रुपए माइनस का आंसर यहां पर भी आ गया। आपको इतना समझ में आया, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। अब तीसरी चीज ये आ गया ना, बस डिफरेंस निकालना है। हर बार इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस की है मैंने, हर बार इन सारी वैल्यूज में से ये वाली वैल्यूज माइनस करनी है। हो गया। अब आपको निकालना है परसेंटेज चेंज। क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज। परसेंटेज कैसे निकलेगा? तो बेटा जो भी चेंज आया है, जो भी चेंज आया है, इसको मैं कैसे लिखूं? ऐसा चेंज आपका यह करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके है, इसको ही चेंज बोलोगे ना, एब्सोल्यूट चेंज। अब इसको मैं अगर एब्सोल्यूट चेंज एसी बोल दूं चलेगा तुमको? ठीक है, एसी। तो जो भी चेंज आया है, जो चेंज आया है, एक्चुअल चेंज आया है अपॉन प्रीवियस ईयर के फिगर इनटू 100, ये हो गया फॉर्मूला। जो भी चेंज आया है, एक्चुअल या एब्सोल्यूट चेंज आया है अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, ठीक है। या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हो, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर किया आपने, कोई वैल्यू आई आपके पास, अपॉन प्रीवियस ईयर की वैल्यू इनटू 100। और यहाँ ज्यादा होशियार बन के काटना मत, माइनस में ऊपर मल्टीप्लाई में होता है तो कटता है। तो ये दोनों में से जो तुम्हें समझ आए वो अपन करेंगे। समझे बात को? चलो पहले तो स्क्रीनशॉट लो इतना। चलो इसको करते हैं। आप करना बेसिक यही है, आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैसे निकलता है? जो भी चेंज आया है आपका, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 4 लाख का चेंज है, मैं यहाँ पे करता हूं, समझो तुम्हारे पास 4 लाख का चेंज है, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर। प्रीवियस कहाँ है? ये रहा प्रीवियस ईयर, 10 लाख से डिवाइड करना है, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। जब आप ये करोगे तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 5 और ये 40%, तो ये आ जाएगा 40%। समझे आप? बिल्कुल सिंपल सा यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। जो भी चेंज है अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। चेंज इज 1 लाख अपॉन 15, तो 1 अपॉन 15 इंटू 100 कितना हो जाता है? 5 3 5 20 टाइम्स 3 6 18 6 6, तो ये हो जाएगा 6.66%। उसके बाद कितना है? 50,000 और 4,50,000। कहाँ पे करूं भाई, जगह ही नहीं है। चलो कितना था? 50 और 4,50,000, इनको सबको कर ही लेता हूं मैं यार, मतलब तुम्हें समझ में आ गया, अब कैलकुलेशन में टाइम क्यों वेस्ट करें। चलो मैं कर ही लेता हूँ पूरा का पूरा सॉल्व एक बार। चलो ये हो गया। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है, जो माइनस में था चेंज उसका परसेंटेज भी माइनस में आएगा। तो ये माइनस का था, ये परसेंटेज माइनस का है। यहाँ पे ये माइनस था, ये परसेंटेज भी माइनस का है। यहाँ पे ये दोनों माइनस थे, तो ये दोनों माइनस के परसेंटेजेस हैं, ये भी माइनस है, तो ये। समझे आप बात को? तो परसेंटेजेस निकालना है और उसको जो माइनस का था वो माइनस में रहेगा, क्योंकि ऊपर वाला वैल्यू माइनस में है, तो आंसर भी परसेंटेज का माइनस में आएगा। तो दिस इज हाउ यू नीड टू डू इट। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल था। अब और भी चीजें देख लेते हैं, और क्या है चीजें हमारे पास। ये तो मैंने रख दिया था एक क्वेश्चन। अब आता है फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट। तो ये तो यार मैंने, आई होप आपको याद ही हो गया होगा, मैंने इसमें लिख भी रखा है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या करना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दूसरा अदर इनकम्स, इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे मैं फर्स्ट और सेकंड को जब प्लस करता हूं तो बन जाता है टोटल इनकम। यहाँ आ जाएगी आपकी टोटल इनकम। इसके बाद एक्सपेंसेस, जैसा मैंने याद करवाया वही वाला एक्सपेंसेस है बेटा। सबसे बड़ा एक्सपेंस तो आपका है परचेसेस, परचेसेस। उसके बाद क्या था? सी सी डी ई एफ। सी सी डी ई एफ मतलब सबसे पहला चेंज इन, चलो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पहला, कॉस्ट, अरे भाई साहब कुछ भी हो जाता है, नो नो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, मटेरियल्स कंज्यूम्ड। दूसरा आता है चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री। डी से क्या है बेटा? डी से डेप्रीसिएशन,
एंड अमोर्टाइजेशन दोनों यहां पे ही आ जाएंगे। ई से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, और एफ से आ जाता है फाइनेंस कॉस्ट, और उसके बाद अगर कुछ और बचा तो वो है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस जब आप इन सबको टोटल करोगे तो इट विल बी टोटल एक्सपेंसेस। देन यू हैव प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आता है भाई? इनकम माइनस एक्सपेंस, यानी फर्स्ट माइनस फोर्थ करने से, फर्स्ट माइनस फोर्थ करने से आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद आप टैक्स माइनस करोगे इसमें से 6 पॉइंट, तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। फॉर्मेट बहुत जरूरी है, याद कर लेना, ठीक है। प्रीवियस ईयर पहले, फिर करंट ईयर, उसके बाद अपना एब्सोल्यूट चेंज, मतलब करंट माइनस प्रीवियस ईयर के फिगर्स, और फिर परसेंटेज चेंज। जो भी अपना चेंज आया डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, जैसा अपन ने बैलेंस शीट में किया वही चीज यहाँ पे भी करेंगे। इसका एक काम करता हूं मैं, पहले इसको डुप्लीकेट कर देता हूं ताकि मेरे पास चीजें रहें, ठीक है। ये हो गया, इधर आजा भाई, इधर आजा। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, तो तुम्हें सारी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें क्या होता है ना कि आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ रहता, फॉर्मेट नहीं दिया हुआ रहेगा आपको, फॉर्मेट नहीं दिया हुआ रहेगा। कैसे दिया हुआ रहेगा? ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके पास रहेगा। अब फॉर्मेट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फॉर्मेट तो भाई सिंपल ही है, तो सारी चीजें बस फॉर्मेट के हिसाब से पुट करते जाओ। बस एक चीज याद रखनी है, प्रीवियस ईयर पहले, फिर करंट ईयर बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन सा दिया है, ये है सर हमारा प्रीवियस ईयर, ये है हमारा प्रीवियस ईयर, और ये है हमारा करंट ईयर 2024, ठीक है। तो वैल्यूज ध्यान से पुट ऑन करनी है। चलो पहले तो कर लेता हूं 2023 एंड 2024, 2023 एंड 24। तो 2023 हमारा प्रीवियस ईयर है, 2024 हमारा करंट ईयर है। ये आपने पुट ऑन कर लिया। जो जो चीजें दी हुई हैं उसको आप बस पुट ऑन करते जाओ। चलो, अरे भाई चल जा थोड़ा सा तो चल जा। हाँ, कहाँ है प्रीवियस ईयर के वैल्यूज? प्रीवियस ईयर इज 3,20,000, अभी 5 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3,20,000, अभी 5 लाख हो गया रेवेन्यू। और क्या दिया हुआ है? परचेसेस दिए हुए, मतलब अदर इनकम्स वगैरह कुछ भी नहीं दिए हैं। चेंज इन इन्वेंट्री, अदर एक्सपेंसेस, इनकम नहीं दी हुई है, तो मतलब अदर इनकम को आप खाली छोड़ दो, कुछ है ही नहीं। टोटल इनकम भी यही बन जाएगी, 3,20,000 और 5 लाख, ये बन गई आपकी टोटल इनकम, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डबल लाइन में रख दिया। नेक्स्ट क्या है? परचेसेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। परचेसेस दिया है, पहले था सर 2,50,000, अब हो गया 4,50,000। परचेसेस 2,50,000 था, अब हो गया 4,50,000, है कि नहीं? और देख लेते हैं चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। चेंज इन इन्वेंट्री कितना है? 50 था, 50 रहा, तो चेंज इन इन्वेंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास, ये 50 था, 50 रहा। अच्छा, आप मुझसे पूछो सर क्या पूरा फॉर्मेट बनाना है? भाई बना दो ना, जो चीज जहां आ रही है उसको लिख देना, तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा। नहीं भी बनाना चाहो तो जितना लिमिट है उतना भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है? अदर एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या फिर COGS। तो अब यहां पे क्या करना है आपको? ये COGS का 8% और 10% है। पॉज करना तो 821788। सीओजीएस का मतलब क्या हो जाता है? देखो, आपको फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा है। सीओजीएस इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यस और नो? यही होता है। यहां पे दिया है चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। मतलब ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली आपको दे रखा है। तो यहां पे क्या करना है सर? आप इसको हटा दो, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली दिया है, तो कैन वी कंसिडर इट वन? यस, वी कैन कंसिडर इट। तो यहां पे क्या बचा? अगर मैं करूं परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, तो भी सही है ना फॉर्मूला? चेंज इन इन्वेंट्री, देख मैं रटवा नहीं रहा हूं कुछ भी, समझ बात को। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है तो प्लस चेंज इन इन्वेंट्री कर दो तो बात एक ही रहेगी ना। तो यही करना है अपने को। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? सर हमें परचेसेस दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस नाम की कोई भी चीज नहीं दी है, चेंज इन इन्वेंट्री दी हुई है, तो मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूं, इन दोनों को प्लस कर देता हूं। क्या आ जाएगा मेरे पास? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या फिर COGS जिसको अपन बोलते हैं, ये आ जाएगा। तो निकालते हैं पहले। COGS इज इक्वल्स टू, दोनों साल का निकालूंगा, 2023 यहाँ पे निकाल देता हूं, 2024 यहाँ पे। 2023 यानी इसका परचेसेस कितना है? परचेसेस है 2,50,000। ध्यान से देखना इस चीज को, परचेसेस है 2,50,000, इसका परचेस 4,50,000।
चेंज इन इन्वेंट्री इज 50-50, 50,000 चेंज इन इन्वेंट्री को प्लस कर दिया, ये 50,000 यहाँ पे भी प्लस कर दिया। ठीक है, समझे ना आप क्या किया मैंने? ये परचेसेस है और ये चेंज इन इन्वेंट्री है, दोनों को मैंने कर दिया है प्लस। तो मेरे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा COGS कितना है। COGS यहाँ पे आ रहा है 5 लाख, यहाँ पे आ रहा है 3 लाख। 2023 में एक्सपेंसेस कितने थे? अदर एक्सपेंसेस कितने थे? अदर एक्सपेंसेस कितने थे सर? देवर 10% ऑफ COGS, 10% ऑफ COGS। 2023 में इट वाज 10% ऑफ COGS। तो मैं अदर एक्सपेंसेस निकाल सकता हूं यहाँ पे सर, इसका 10% निकाल लो आप, है ना, और दूसरे साल में उसका 8% निकालना है अपने को, समझे? तो हमारे पास अदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे यहाँ पे बिल्कुल। देखो 3 लाख का 10% इज 30,000, 5 लाख का 8%, 5 8 40,000, समझे? तो ये आ गए आपके पास अदर एक्सपेंसेस। ऐसे निकालना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कहाँ लगाना है? मोस्टली COGS वाली चीज में ही, और कहीं कुछ नहीं। तो यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला चाहो ना तो आप ये भी याद कर सकते हो, आपने अभी तक तो ये किया ही है। तो COGS का एक और फॉर्मूला, वैसे याद क्यों करना बेटा, समझा दिया मैंने, फिर भी याद करना है तो याद कर लेना। परचेसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चेंज इन इन्वेंट्री को प्लस करके भी आपका COGS निकल जाएगा। ये हो गई चीज। अदर एक्सपेंसेस को अपन पुट ऑन कर देते हैं 30,000 40,000। तो 30,000 अदर एक्सपेंसेस, ये रहे अदर एक्सपेंसेस, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 30,000, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 40,000। ये हो गए दोनों के दोनों एक्सपेंसेस। और क्या करना है? अब टैक्स दिया हुआ है 30%, वो लास्ट में देखेंगे क्योंकि टैक्स बाद में आता है। सबसे पहले यहाँ पे टोटल ऑफ एक्सपेंसेस निकाल लूं, इन सबका टोटल। टोटल ऑफ एक्सपेंसेस 2.5 लाख प्लस 3 लाख, 3,30,000 हो गया, और ये हो गया 5,40,000। अब मुझे चाहिए क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो भाई रेवेन्यू में से ये चीज माइनस कर दो, रेवेन्यू में से ये चीज माइनस कर दो। 3,20,000 का रेवेन्यू, 3,30,000 रुपए का एक्सपेंस, तो 10,000 रुपए माइनस का आ गया प्रॉफिट। तो यहाँ पर पिछले साल नेगेटिव प्रॉफिट था, मतलब लॉस था, और अभी इस साल भी 40,000 का नेगेटिव प्रॉफिट है। क्या बात है, कितना कितना नेगेटिव प्रॉफिट है दोनों जगह। ठीक है, अब अपने को यहां से माइनस करना है टैक्स। टैक्स कितना है? 30%। अब एक बात बताओ तुम मुझे, मतलब सोच के बताना कि अगर लॉस होता है इन दैट केस, इन अ केस ऑफ लॉस, क्या आप टैक्स पे करोगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को लॉस के ऊपर कभी टैक्स पे किया जाता है? भाई कभी नहीं किया जाता। हमेशा प्रॉफिट होगा तो ही तो टैक्स भरोगे। कंपनी लॉस में चल रही है, टैक्स कोई चार्ज थोड़ी है कि उसको भरना ही पड़ेगा। प्रॉफिट हुआ तो भरना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर तो टैक्स नहीं भरेंगे। लेकिन अगर भरना होता ना बेटा तो 30% इस वाली चीज का निकालते हैं। 30% ऑफ दिस, अगर ये प्रॉफिट होते तो 30% उसका निकालते। अभी निकालने की जरूरत नहीं है, मैं कर दूंगा डैश, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी विल बी 10,000 का लॉस यहाँ पर और 40,000 का लॉस यहाँ पर, और ये हो गया खत्म अपना किस्सा। अब अपने को क्या करना है? एब्सोल्यूट और परसेंटेज चेंज निकालना है। एब्सोल्यूट चेंज निकाल लेते हैं, हमें करना है प्रीवियस माइनस करंट ईयर, या करंट माइनस प्रीवियस ईयर। क्या करते हैं? हमेशा याद रखना करंट ईयर के वैल्यूज में से पिछले साल को माइनस करना है। तो ये है करंट ईयर वैल्यूज, 5 लाख माइनस 3,20,000 which will be 1,80,000, 5 lakh minus 3,20,000 again 1,80,000, 4,50,000 minus 2,50,000 2 लाख रुपए, 50,000 माइनस 50,000 नो चेंज, 40,000 माइनस 30,000 10,000 का पॉजिटिव चेंज, 5,50,000 माइनस 3,30,000 तो 1 और 2 21 2,10,000 मतलब 40,000। अच्छा यहाँ पे देखो माइनस 40,000 माइनस 10,000 कितना होगा? डिफरेंस कितना है? माइनस 40,000 माइनस 10,000। देखो बेटा समझ में नहीं आया तो कर लेना। माइनस है 40,000 का, इसमें से तुझे माइनस करना है माइनस का 10,000। तो जब तू माइनस करेगा माइनस का 10,000 तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस 10,000 मतलब प्लस। अच्छा ऐसे नहीं समझ आ रहा है, ऐसे देख लो सर, 40,000 माइनस का है, ठीक है, उसमें से माइनस करना है माइनस 10,000, ऐसे समझ लो। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 40,000 प्लस 10,000, तो आंसर आएगा माइनस 30,000। ये वाली चीज पे ध्यान रखना, यहाँ गलतियां होती है और एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा ही आएगा। ये भी कठिन नहीं है, लेकिन आपको समझना जरूरी है। क्या 30,000 का नेगेटिव चेंज है? 30,000 का नेगेटिव चेंज, ये हो गया माइनस। यहाँ पे भी देख लो 40,000 माइनस माइनस 10,000, 40,000 माइनस माइनस 10,000 तो ये हो जाएगा 50,000। सर कैसे? ये करके देखो तो तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, एक बार ये चीजें कर ली आपने, अब आपको निकालना है परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे?
परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, ये है सर 1,80,000 अपॉन 3,20,000 इंटू 100, ये वाला परसेंटेज निकल जाएगा। मैं परसेंटेजेस लिख देता हूं कि मैं निकाल कैसे रहा हूं, फिर एक साथ निकाल लेंगे। ये हो गया, यहाँ पे आएगा 20, मतलब यहाँ पे 2 लाख अपॉन 2.5 लाख इंटू 100। चलो मैं ये सारे निकाल देता हूँ, फिर एक बार में बताता हूँ। चलो ये हो गए, मैंने यहाँ परसेंटेज लिखे। लास्ट में देखो मैंने एक चीज कर दी, ये माइनस का था, यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया। अब ये माइनस नहीं लगाया था, इसकी वजह से ये 50,000 आ रहा था, लेकिन अब क्या है, वही 40,000 माइनस 10,000, तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका कितना, 30,000 माइनस। अब यहाँ पे एक और ये परसेंटेज भी निकाल के बता देता हूँ, माइनस 30,000 अपॉन माइनस 10,000। यहाँ पे देखो ध्यान से, 30,000 माइनस का अपॉन माइनस का ही 10,000 इंटू 100 कितना आएगा। सबसे पहले तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी 300% सीधा सीधा प्लस का। ठीक है, तो ये 300% प्लस का आंसर आएगा। जरूरी नहीं ये माइनस में आ रहा है तो माइनस में है, क्योंकि ये भी फिगर माइनस में। तो परसेंटेजेस निकाल के देखना, दीज आर द परसेंटेजेस जो मैंने यहाँ पे निकाल लिए। अब ये बिल्कुल सिंपल, देखो इसमें टाइम कहाँ लगता है ये परसेंटेजेस वगैरह निकालने में, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट तो करनी पड़ेगी, है ना, वहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंड बाकी ये था, जैसे मैंने कंपैरेटिव कॉमन साइज, कंपैरेटिव पूरा बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का दोनों का बताया, ऐसा ही आता है एग्जाम में, सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा। तो ऐसा इसको अपन करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे ना मोस्टली यही आता है परसेंटेजेस। मैं आपको फिगर्स ही निकाल के दे देता हूँ कि फिगर्स कैसे निकलेंगे, मेन तो वो है ना, एब्सोल्यूट और परसेंटेज चाहिए तो तुम निकाल ही लोगे। यहाँ देखो इस क्वेश्चन को, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है भाई, उसके बाद क्या है, अदर इनकम परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब ये जो अदर इनकम्स है ना, ये कितना परसेंट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का, ये दिया है। मतलब अदर इनकम है 15% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये कितना हो गया, तो आप निकालोगे पहले 15% ऑफ 2,40,000 कर लेते हैं, नहीं सॉरी 24 लैक्स, 24 लैक्स का 15%। चलो तो ये हो जाएगा अपना, वैसे डायरेक्टली करूँ ना मैं, 1 2 3 और 12, यानी 3 6 1 2 3 36, 36 1 2 3 4, ठीक है, 3,60,000 आ गया अपना, 15% डायरेक्टली यहां से निकाल दिया मैंने। तो फिगर्स मुझे पता होने चाहिए, ठीक है। 15% ऑफ 2,40,000, सिंपल तरीका बताओ इसको करने का, मैं बताया वो एक्सटेंड कर रहा हूं, लेकिन देखो 10% कितना होगा, सीधा सीधा एक जीरो हटा दिया तो 2 4 1 2 3 4, 5 जीरोस हैं, एक जीरो कम कर दिया मैंने, 2,40,000 हो गया। 10%, 5% कितना होगा, इसका आधा है ना, 1,20,000, इनको प्लस कर दिया तो 3 6 1 2 3 4 ऐसे आया वो, समझे आप। तो डायरेक्टली करो ज्यादा बेहतर। 25% ऑफ 18 लाख, अब 25% निकालने जाऊंगा, क्यों, कौन इतनी मेहनत करे, तो मैं डायरेक्टली इसको 1/4 कर देता हूँ, 1 2 1 2 3, 25 मतलब डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो 25% ही निकलेगा। तो करता हूं मैं, 4 4 जा 16 बचा 20, 4 5 जा 20, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 4,50,000। ठीक है, डायरेक्टली निकालने की कोशिश करेंगे अपन। इसके बाद क्या है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितने हैं, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ही है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 60% अपने एक्सपेंसेस है, तो भाई पहले 60% निकालेंगे, 2 4 1 2 3 4 5 इंटू 60%। चलो भाई करें, 1 2 3 4, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 14, कितना आया आंसर, 14,40,000, 14,40,000 ये वाला फिगर हो गया। ये है 50%, सीधा सीधा 50% तो 9 लैक्स होता है, तो ये हो जाएगा 9 लैक्स। ठीक है, 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब क्या दिया है, टैक्स रेट 40%। अब टैक्स रेट के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत, कि भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है, आपको पता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पे आता है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अब आपको पता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आता है, इसमें आप अदर इनकम ऐड करते हो, तो यहाँ पे आपका टोटल रेवेन्यू आ जाता है, टोटल इनकम आ जाती है आपकी, है ना। यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है 2,40,000, सॉरी 24 लैक्स, पर इस साल का क्यों लिखना है, पहले अपने को प्रीवियस ईयर लिखना है। प्रीवियस यहाँ पे भी उल्टा ही होगा, उल्टा ही है, 2023 पहले फिर 2024। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 24 फिर से 24, 18 लाख और 24 लाख रुपए, ये भाई उल्टा ही लिखना है, उसको देखना एग्जाम में, थोड़ा दिमाग लगाना। अदर इनकम मैंने निकाल दी 3,60,000 यहाँ पर,
3,60,000 और 4,50,000 यहाँ पर। यहाँ पे आ गई आपकी टोटल इनकम, ये निकालनी पड़ेगी, निकाल लेते हैं। 22 और ये आ जाएगा 60 और 24, 25, 26, 27, 60, ये हो गया 2760 और ये इनकम्स आ गई। एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, अब मुझे ज्यादा कुछ है नहीं, डायरेक्टली एक्सपेंसेस ही दिए हैं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली माइनस कर दूंगा अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस। कितने हैं एक्सपेंसेस? 9 लाख यहाँ पर और 14,40,000 यहाँ पर। इसको आप करोगे दोनों चीजों को तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कर लेते हैं 22 यानी 13,50,000 और ये आ जाएगा 20,000 और 20 ये हो गया 14,743 और 211 13,20,000 रुपए ये आ गया। अब आ गया ये वाली चीजें आ गई दोनों। अब मुझे 40% निकालना है, तो मुझे इसका 40% निकालना पड़ेगा। टैक्स कैसे निकलेगा बेटा? टैक्स कैसे निकलेगा? 13,50,000 का 40% और यहां पर 13,20,000 का 40%। कितना कितना निकलेगा? अब तुम ये निकालो भाई, ये दोनों एक्स की वैल्यूज तुम निकालो, दोनों साल का कितना टैक्स है वो निकालो, उसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड देन योर क्वेश्चन विल बी सॉल्व। तो यही दिक्कत आ सकती है। दिक्कत क्या आती है? जो भी आया मैंने आपको बता ही दिया। ये तो एक्स निकाल लोगे ना 40%, ये निकाल के मुझे बता दो और कर लो प्रैक्टिस, साथ में कर लो। इस चैप्टर में ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है नहीं, तो जितना मैं बता रहा हूं उतना आप कर लो साथ में, ठीक है? चलो स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। इसके बाद अब यहाँ पे भी सारी चीजें सिंपल ही है। देखो क्या, प्रिपेयर कॉमन साइज, सॉरी प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, कंपैरेटिव बनानी है तो आपको वही सारी चीजें करनी है। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज, और उसके बाद आपको परसेंटेज चेंज निकालना है यहाँ पे, विच वुड बी एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। भाई बातें तो सिंपल है, यही सारी चीजें करनी है। फॉर्मेट देख लो कि कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है। हमको सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम, दोनों दी हुई है, दोनों फिगर्स भी दिए हुए हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं, टोटल इनकम निकल जाएगा। यहीं पे निकल रहा है, अगर टोटल इनकम देखोगे ना, ये लो 3,36 लाख टोटल इनकम निकल आ गया आपका, 36 लाख यहाँ पे और 28 लाख यहाँ पे, ठीक है? ये आ गई टोटल इनकम। उसके बाद क्या करना है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मतलब CCDF वाली चीज है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन इन्वेंट्री, अदर एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें दी हुई है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 10 लाख दिया हुआ है, 8 लाख दिया हुआ है, चेंज इन इन्वेंट्री भी दिया हुआ है, अदर एक्सपेंसेस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वही परसेंटेज ऑफ COGS करके दिया हुआ है। और COGS क्या होता है? अब देखो यहाँ पे ना बहुत एक मजेदार बात है। क्या मजेदार बात है? कि परचेसेस नहीं दिए हुए हैं। परचेसेस तब दिए हुए रहते हैं जब अपना कोई डीमार्ट जैसा बिजनेस होकर कुछ खरीद रहा है, बेच रहा है। लेकिन अगर बना रहा है, मैन्युफैक्चरर है, तो फिर मैंने आपको तब भी बताया था जब मैं फॉर्मेट पढ़ा रहा था पिछले चैप्टर में, कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वो जो भी रॉ मटेरियल खरीदता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मतलब जो भी रॉ मटेरियल खरीद रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, उन सारी चीजों को ऐड करके उसका COGS निकलता है। तो यहाँ पे COGS कैसे निकलेगा? देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है। आप तो करते हो परचेसेस प्लस, अच्छा सर ओपनिंग स्टॉक तो लिखूं पहले, ओपनिंग स्टॉक तो होता ही है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आप करते ही हो। मैं आपको अभी बताया कि यार ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक इन दोनों को मिला के चेंज इन इन्वेंट्री बोलते हैं। तो आपका फॉर्मूला बन गया था परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, ये बन गया था ना बेटा फॉर्मूला, अपन ने पिछला यूज भी किया। अब मैंने आपको बोला अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो वो परचेस नहीं करेगा, उसके लिए दिया होगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो आपका एक और फॉर्मूला यहाँ पे बन सकता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हो तो वो प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। समझे आप बात को? तो बेटा है वही चीज। अब आपको अलग अलग, इसलिए मैं बोलता हूँ रटने की कोशिश मत करो, आप समझ जाओगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। भाई सर ये दोनों चीजें ऐड करके ही तो हमारा COGS निकल रहा है ना, तो आप डायरेक्टली समझो तो ज्यादा बेटर होगा। एक एक फॉर्मूला बैठ के याद करोगे तो पता नहीं कितने बनाने पड़ेंगे, है ना? तो चलो अपना COGS अपने को पता है, यहां से निकल आएगा, डायरेक्टली निकाल दो। यहाँ पे COGS निकलेगा 2024 का 12 लाख रुपए और इसका निकला अपना 8 और 1 9 लाख रुपए। ये दोनों COGS निकाल दिए मैंने। अब क्या लिखा है? अदर एक्सपेंसेस परसेंटेज ऑफ COGS 20% ऑफ COGS, तो 12 लाख का 20%, डायरेक्टली देखें तो 2,40,000, 20%, 1% हो गया 1,20,000, तो 2,40,000, 20%।
9 लाख का 20% सीधा सीधा 1,80,000 रुपए अपना ये निकल गया। तो ये दोनों निकला है फिगर्स आपके पास, समझे? अब हो गया ना थोड़ा सिंपल। अब क्या करना है, जो भी आपकी ये टोटल इनकम है, ये आ गया टोटल इनकम, यानी आपका थर्ड वाला पॉइंट। इसमें से आप इन सबको प्लस करोगे, 1, 2 और 3, इसको करोगे माइनस, ये आ जाएंगे एक्सपेंसेस, और आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद माइनस करोगे 40% ऑफ दिस, जो भी आएगा आपका उसका 40% माइनस करोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आ जाएगा करना, आ जाएगा भाई। 40% तो डायरेक्टली निकालना है, कैलकुलेट कर लोगे ना। ये चीज कठिन थी, ये मैंने आपको बता दी, ले लो स्क्रीनशॉट भाई। अब यहां तक तो ये चीजें हो गई। अब अपने पास आता है नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, विच इज कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स भी अपने पास दो ही हैं, ये भी भाई अगर फॉर्मेट आ गया है तो ये भी चीजें सिंपल है। कॉमन साइज पहले तो अपन देख लेते हैं पोजीशन, सॉरी इनकम स्टेटमेंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट जो होता है उसको कैसे करते हैं। तो बेटा देखो, यहाँ पे भी आपको पहले तो प्रीवियस ईयर लेना है, फिर करंट ईयर लेना है। तो आपने पहले प्रीवियस ईयर के फिगर्स ले लिए, देन करंट ईयर के फिगर्स ले लिए, लाइन से लिख दिया। अब आपको पता है बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो होगा ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको आपको बेस लेना है। बेस मतलब भाई परसेंटेज निकालते हैं ना, इन 200 करके यहाँ पे बेस लेते हैं। तो ये है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये आ गई बात समझ में? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपका बेस है। जो जो चीजें दी हुई हैं उसको आप ऊपर लिखते जाओ और परसेंटेजेस निकालते जाओ। मतलब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के हिसाब से सारी चीजों के परसेंटेजेस निकाल रहे हैं। क्वेश्चन करके देख लेते हैं एक बार। From the following statement of profit and loss of Star Limited for the year ended 31st March 24, prepare common size statements। तो पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर। यहाँ पे पहले करंट ईयर दिया है सर, फिर प्रीवियस ईयर दिया है, तो क्या करूंगा मैं, पहले लूंगा प्रीवियस ईयर, ये वाला फिगर। चलो इसी को ही आगे बढ़ा देता हूं मैं, ये प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे लेना है मुझे करंट ईयर, यानी 2024 के वैल्यूज यहाँ लेने। ये वाले वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 12,50,000, ठीक है, 8,70,000, 20 माइनस का 30, 50, 9,30,000, 3,20,000 और 96,000। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ले लिया। ये अपना क्वेश्चन स्टार्ट हो रखा है, यहाँ से अपन ने क्वेश्चन को स्टार्ट कर लिया। आपने ये और ये पूरा लिख दूं क्या, 31 मार्च 24 के वैल्यूज। ठीक है, इसको हटा ही देता हूँ। ठीक है, तो आप अब डायरेक्टली अपन आंसर पे ही आ रहे हैं ना, वैसे भी पूरा का पूरा आंसर टाइप का ही कर रहे हैं। इसको हटा ही देता हूँ मैं, समझो ये है ही नहीं, भूल जाओ उसको कि कॉलम था भी कभी। आप आंसर में क्या करोगे, वैसे भी आप पहले लिखोगे प्रीवियस ईयर फिर लिखोगे करंट ईयर, तो ये बॉक्स तो है ही नहीं। ठीक है, चलो अब अपन इसको यहीं से ही करना चालू करते हैं। ठीक है, चलो ये अपना प्रीवियस ईयर आ गया, यहाँ पे आपको करंट ईयर आ गया। अब आपको क्या करना है, परसेंटेजेस निकालने। ठीक है, आपको निकालना है प्रीवियस ईयर परसेंटेज। तो मैं लिखूंगा 31 मार्च 2023 परसेंटेज। ठीक है, इसके परसेंटेज निकालूंगा मैं पहले कि इसका कितना परसेंटेज है। अब आपको क्या करना है, ये देखना है। इसमें मैंने आपको बोला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी ये 10 लाख रुपए जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, इसको लेना है बेस, और इस बेस को लेके सारी चीजों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 10 लाख बेस लेना है, 10 लाख ही ऊपर आएगा, तो 10 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100% ही आ जाएगा। दूसरा 7,20,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100 करके देख लो, 72% आएगा। वैसे 30,000 अपॉन 10 लैक्स इंटू 100, भाई करके देख लेना, 30,000 अपॉन 10 लैक्स इंटू 100 जब आप करोगे 3% आएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2, 3% बचा, ये आ जाएगा 3%। ठीक है, सारे के सारे ऐसे ही करने। 20,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100 2%, 30,000 अपॉन 10 लाख 3%, यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने। 8 लाख अपॉन 10 लाख, 8 लाख अपॉन 10 लाख 80% आ जाएगा। इसके बाद आएगा 2 लाख, तो ये आ जाएगा 20%, 60,000 यानी 6%, और ये यहाँ पे खत्म हो गया। कितना आ रहा है, 1,40,000 अपॉन 10 लाख, तो 14%। बस इतना सा करना था, ये हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, अब इसको आपको यहां पर बस ये खत्म ही हो जाएगा, इतने में इतना ही है। इसमें आपको परसेंटेज वैल्यूज लेनी है ऑफ 31 मार्च 2024। इस पूरे साल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये वैल्यूज दी हुई है एब्सोल्यूट, इसको कन्वर्ट करना है अपने को परसेंटेज में। तो वही देखो 12,50,000
को अपन अपन बेस लेंगे, तो 12 लाख अपॉन 12,50,000 अपॉन 12,50,000 100%। उसके बाद 87 इसको लेंगे अपन, करना पड़ेगा 87 1 2 3 4 12,50,000 इंटू 100 40 40 25 5 25 4 इसको और करते हैं 5 1 अच्छा पूरा 5 सही है क्या, मल्टीप्लाई करके कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करके कर देता हूँ। 7 4 28 32 32 33 34 348 अपॉन 5 5 6 30 48 5 9 45 30 30 30 30 5 6 30 तो 69.6 ऐसे करके ये पूरे करने हैं। चलो मैं अभी फिर से वही कट लेके कर देता हूँ, होंगे वही देखो -20,000 है अपॉन 12,50,000 इंटू 100, यही करना है, मैं पूरा कर देता हूँ पहले। ठीक है, ये मैंने कर दिया। एक चीज याद रखना, ये माइनस में था, -20,000 अपॉन 12,50,000 आंसर आएगा माइनस में, तो ये माइनस का 1.60, इस हिसाब से बस ये खत्म, इतना ही करना था इसमें, दैट इज डन। आपने हर बार उसी साल के वैल्यूज को 100% ले लिया, इसको बेस बनाया पहले, फिर मैंने इसको बेस बनाया और सारे के सारे वैल्यूज को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। याद रखना इस वाले को यहाँ पे कन्वर्ट किया है मैंने, यानी 10 लाख बेस लेके इन सबको ही कन्वर्ट किया है, 12,50,000 बेस लेके इन सबको ही कन्वर्ट करा है, और ये खत्म, बस इतना सही करना था। समझे आप बात को, ये सिंपल सी चीज है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पे, प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है, तो फॉर्मेट आप बना सकते हो। फॉर्मेट बनाने में क्या है भाई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम प्लस करके टोटल इनकम, फिर सारे एक्सपेंसेस, है ना, और उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। तो आई थिंक आपसे वो चीज हो जाएगी। मुझे आप एक चीज बताओ, आई थिंक ये तो सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, other expenses include provision for tax 80,000 for the year ended 31st March 2003 and 1 lakh for the year ending 31st March 2024। इसका क्या करेंगे, तो इसका कुछ नहीं करेंगे अपन, बहुत सिंपल सी चीज दी हुई है, other expenses include provision for tax 80,000 for the year 31st March, यानी ये प्रीवियस ईयर का हो गया, 31st मार्च 2023 का टैक्स ही हो गया, ठीक है, और 1 लाख हो गया 2024 का टैक्स, समझे आप। लेकिन बस ये लिखा हुआ है कि दिस हैज बीन इंक्लूडेड इन अदर एक्सपेंसेस, तो अदर एक्सपेंसेस को आपको 1,80,000 और 1,40,000 नहीं लेना है, आपको क्या लेना है 31 मार्च 2024 यानी करंट ईयर, तो करंट ईयर यानी ये वाला करंट ईयर का टैक्स 2024 करंट ईयर का टैक्स ये वाला है, इसको माइनस कर देना इसमें से बस, यानी 1,80,000 नहीं ना लेके 80,000 सिर्फ आप लोगे एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस सिर्फ 80,000 हुए यहाँ पे। वहां पे 2023 का प्रोविजन कितना बनाया था इन्होंने 80,000 का, तो यानी 1,40,000 नहीं है, 80,000 तो इसमें इंक्लूडेड है, यानी सिर्फ अदर एक्सपेंसेस कितने हुए, तो 1,40,000 में से 80 माइनस कर दो तो 60,000 रुपए, 60,000 रुपए अदर एक्सपेंस यहाँ लेना है, 80,000 यहाँ लेना है। समझे आप क्यों, क्योंकि इसमें क्या किया था इन्होंने, अदर एक्सपेंसेस में प्रोविजन इंक्लूड कर दिया था, लिखा हुआ है अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड प्रोविजन, तो हमको अदर एक्सपेंसेस में टैक्स थोड़ी ना जोड़ते हैं, टैक्स तो अलग से लेते हैं, तो अलग से टैक्स आ गया अपने पास, प्रीवियस ईयर का टैक्स ये 2023 का और 2024 का टैक्स ये वाला, इसको आप लास्ट में माइनस करोगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, जो आप करते हो पूरा का पूरा सेम। ये जो टैक्स वाला पॉइंट था ना लास्ट, वो मैंने आपको बता दिया कि प्रीवियस ईयर कितना लेना है, करंट ईयर कितना लेना है, इस क्वेश्चन में तय अलग था। परसेंटेज वाले क्वेश्चंस जो होते हैं आते हैं, और वो परसेंटेज वाले मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उससे ज्यादा यूजुअली परसेंटेज होता नहीं, परसेंटेज या तो डायरेक्ट होगा या तो सीओजीएस के फॉर्म में होगा, तो वो दोनों क्वेश्चंस आपने कर लिए तो टेंशन फ्री हो जाओ। अगर इसमें भी परसेंटेज दिए होते तो तुम्हें आ ही जाता, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का कितना परसेंटेज लेना है या सीओजीएस का कितना परसेंटेज लेना है, बाकी पूरी चीजें सेम। अगेन मैं आपको बता देता हूं आप क्या लोगे, तो सर हम पहले प्रीवियस ईयर के वैल्यूज लेंगे, करंट ईयर के वैल्यूज लेंगे, फिर अपन वही प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के परसेंटेजेस लेंगे, यहाँ पे आप परसेंटेज लोगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के सारे एब्सोल्यूट वैल्यूज को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, करंट ईयर के वैल्यूज को भी यहाँ पे आप परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे, तो करके देखना ये क्वेश्चन को, ठीक है, करोगे जितना उतना अच्छी तरह आएगा। एक कठिन पॉइंट था वो था ये, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, विल इट बी डन। चलो लो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े फिर, ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे अपने पास प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट, बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट में बेस लेते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज का टोटल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पता तुम्हारे लिए इजी रहेगा। कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम कर क्या रहे हैं, हम दो ही तो स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, एक बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस एंड दूसरा बैलेंस शीट,
तो हमने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में बेस क्या लिया है, बेस लिया हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको अपन ने बेस लिया है, बेस, बेस मतलब अपॉन में जो लिया है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया। बैलेंस शीट में क्या लोगे आप, बैलेंस शीट में लोगे टोटल ऑफ एसेट्स या फिर लाइबिलिटीज, जो भी आपका मन करे, दोनों सेम ही तो होता है, एसेट लाइबिलिटी बराबर ही होता है। तो यहाँ आप एसेट का बेस, एसेट का टोटल बेस ले लो या फिर लाइबिलिटी का जो बेस है उसको आप टोटल ले लो, आपकी कॉमन साइज स्टेटमेंट बन जाएगी। ठीक है, करते हैं, चलो इसको एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। क्वेश्चन 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 ये रहा। ठीक है, फॉर्मेट बनाना है बेटा, फॉर्मेट वही रहेगा आपके पास, प्रीवियस ईयर के वैल्यूज, करंट ईयर के वैल्यूज, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के परसेंटेज वैल्यूज, परसेंटेज। बेस क्या ले लेंगे, बेस मैंने बताया आपको बैलेंस शीट में क्या लेना है सर, या तो एसेट का टोटल या तो लायबिलिटी का टोटल। अब ये क्या फॉर्मेट बना हुआ है, ये वाला मैं आपको ट्राई करने को दूंगा, जिसमें फॉर्मेट नहीं है वो मैं बताता हूँ। ये वाले में तो फॉर्मेट है, वैसे दिख रहा है वो तो यहीं पे हो रहा है क्वेश्चन ऐसे ही। देखो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसका टोटल दिया हुआ है कितना, 50 लाख और 20 लाख, यस और नो। एसेट्स का भी सेम ही रहेगा भाई, हमेशा सेम ही रहता है, तो आप कोई सा भी ले लो। जैसे मैंने 2024 उठाया तो मैं 50,000 ये वाले, सॉरी 50 लाख को बेस ले लेता हूँ, है ना, और सारे वैल्यूज को कन्वर्ट कर दूंगा। करके देखो इस चीज को, फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, देखो 2 मिनट में कन्वर्ट हो रहा है कायदे से। देखो तो 50 लाख आपको बेस लेना है, तो 20 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 100, 0 0 0 नहीं, 2 0 क्यों कटेंगे भाई, क्यों कटेंगे 2 0, क्यों कटेंगे 2 0, डायरेक्टली जा रहे हो 240%। तो आपको पता है देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है 40%, ये आ रहा है 40%, ये आ रहा है 20%, ये हो गए कन्वर्ट। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, बस फॉर्मेट बना के अरेंज तुम खुद कर देना। पहला वाला साइड ही मैं बताता हूँ ना, 30 यानी 60%, 20 यानी 40%, और ये तो 100% ही रहेगा हमेशा, 100%। हो गई चीजें, इतना सही करना है, बस फॉर्मेट में अरेंज कर देना। ये जो मैंने लिखे ये करंट ईयर के वैल्यूज हैं, तो ये करंट ईयर में आ जाएंगे सारे जो मैंने अभी अभी लिखे। प्रीवियस ईयर के आप निकाल दोगे, समझे, फॉर्मेट दिया हुआ है। अब ये क्या बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप खुद ट्राई करो। थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला लेवल लेके जाता हूं मैं, थोड़ा सा क्या डिफिकल्ट है भाई, फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है, तो फॉर्मेट तुम्हें पता है ऑलरेडी। प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब इसमें उन्होंने इसे बाइफरकेट करके नहीं लिया, तो अपन बाइफरकेट कर देंगे। अपने को पता है ना, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें 3 चीजें आती हैं मेजर, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। अपन ने फॉर्मेट बनाया था ना यही वाला कंपैरेटिव का, इसी में ही मैं अभी कॉमन साइज बना देता हूं। कॉमन साइज बैलेंस शीट है भाई, ये कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है। और इसमें अंदर भी प्रीवियस ईयर के वैल्यूज अलग हो जाएंगे, करंट ईयर के वैल्यूज अलग हो जाएंगे, और यहाँ पे एब्सोल्यूट और परसेंटेज चेंज की जगह तो वैसे भी अपने को चाहिए, मैं लिख ही देता हूँ प्रीवियस ईयर। देखिए इसमें कितना है, प्रीवियस प्रीवियस प्रीवियस, क्या बात है, प्रीवियस पहले ही दिया है फिर करंट दिया है। तो देखो ऐसे भी क्वेश्चन है, कभी करंट यहाँ प्रीवियस वहां, इस चीज का थोड़ा सा खास ध्यान रखना। 31 मार्च 2023 यानी अपना प्रीवियस ईयर, फिर 31 मार्च 2024 यानी अपना करंट ईयर, अरे भाई साहब यानी अपना करंट ईयर, ये दोनों दिए हुए हैं। अब आपको चाहिए परसेंटेज, अब आपको चाहिए, मैं डायरेक्टली हो सके तो यहाँ पे एक कॉलम बना देना, परसेंटेज। यहाँ पे आप परसेंटेज निकाल रहे हो 31 मार्च 2023 का और 31 मार्च 2024 का, ये आप परसेंटेजेस निकाल रहे हो। ये हो गया फॉर्मेट इतना सा, ठीक है। बस अपने को ले लेनी है सारी वैल्यूज ले लेते हैं। चलो, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, अपने को पता है ये सारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज का पार्ट है कि नहीं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, बस लिखते चले जाते हैं। 12 लाख, 6 लाख, 2 लाख, 12 लाख, 6 लाख, 2 लाख, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड 12 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज 6 लाख, और करंट लायबिलिटीज 2 लाख। यही था, 12, 6 और 2, और नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स 14 लाख और 6 लाख। तो नॉन करंट एसेट्स दिस इज 14 lakhs एंड दिस इज 6 lakhs। टोटल कर लेते हैं, देखिए 6, 7, 8, 9, 10 यानी 20 lakhs, ये भी 20 lakhs, समझे, ये हो गया। अब मैं क्या बोलता हूँ एग्जाम में तुम वैसे ये करोगे तो पहले ये वाले फिगर निकाल लिए ना तुमने, इसी का ही परसेंटेज निकाल लो, तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं किसका क्या करना है,
ठीक है, इसी का ही परसेंटेज मैं पहले निकाल लेता हूँ, इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। 20 लाख को बेस लेके सबका परसेंटेज निकालना है, निकालो भाई। 12 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, 25 टाइम्स 5 इंटू 12 60%। सर ये 60% आ गया। 6 लाख का निकालेंगे सर, तो 6 लाख का 6 इंटू 5, 6 5 30%। फिर 2 लाख का निकालेंगे 2 इंटू 5 10%, और ये तो हमेशा आएगा 100%, है ना। वाह, कहाँ लिखा मैंने भी, होशियार बन रहा हूँ मैं। यहाँ लिखेंगे ना यार, परसेंटेज वाली चीज है। हाँ, एग्जाम में देखो मैं मस्त गलतियां करता ही चला जाता हूँ यहाँ पे, है ना। तो तुम याद रखना कि ये यार इस भाई साहब ने गलती की थी, हम नहीं करें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं ग्लोरीफाई कर रहा हूँ भाई, गलती करनी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ यार ध्यान से उस परसेंटेज कॉलम में लिखना था। अगेन यहाँ पे देख लेते हैं, 14 लैक्स कितना परसेंट होगा, तो 14 इंटू 5 कितना होता है भाई, 70%। ये आ जाएगा 70%। 6 इंटू 5, 6 5 30%, ये हो जाएगा 30%, और ओवरऑल हो गया 100%। तो ये मैंने निकाल दिए फिगर्स, हो गया भाई, सिंपल सा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस में कभी कभी लिखा होता है एनालाइज करो कि सेल बढ़ी है, ये सब अपने सीबीएसई के कोर्स में अब नहीं है, अब सिर्फ बनाने तक का काम रह गया है, एनालिसिस वाला पार्ट है नहीं। फिर भी इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एनालाइज करके बता दूंगा, अगर इन केस, वैसे तो नहीं आएगा, पार्ट ही नहीं है कोर्स का, पर फिर भी मैं आपको बता दूंगा इसके बाद। ठीक है, चलो ये हो गया। कलर चेंज कर लेते हैं, पहले रंग बदलते हैं। 2024 के वैल्यूज भी दिए, ये भी लिख लेते हैं। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। 1866 कितना होता है, 6 6 14, 14 और 18, 14 और 18, 14 और 18 32। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 20 18 6 और 6, रुको एक मिनट, 30 4 4 14 होता है कभी, 6 6 12, 12 और 18 30। वाह भाई वाह वाह। 30। नेक्स्ट, नॉन करंट एसेट्स 21 लाख और करंट एसेट्स 9 लाख। चलो भाई, ये 21 लाख और ये 9 लाख, 21 और 9 भी 30 लाख। अब आप 30 लाख को बेस लेके कन्वर्ट करोगे परसेंटेज में, करते हैं भाई। 18 lakhs अपॉन 30 lakhs इंटू 100, 0 0 3 6 18, ये हो जाएगा 60%। उसके बाद आया फिर से 6 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100, 6 5 35, 20%, ये आ जाएगा 20%, ये भी आ जाएगा 20%, ये आ जाएगा 100%। उसके बाद आता है 21 लाख रुपए, 21 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100, 0 0 3 7 70% आ गया। 9 lakhs अपॉन 30 lakhs इंटू 100, 0 0 3 30%। क्या बात है, दोनों साल के फिगर्स देखो, फिगर्स अलग थे, परसेंटेजेस सेम है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, हमने ये देखा है कि जो कॉमन साइज स्टेटमेंट है, एक स्टेप है। मैंने इस साल के प्रीवियस ईयर के सारे वैल्यूज परसेंटेज में निकाल दिए। अब मैं इसको इससे कंपेयर नहीं करूंगा, मैं किससे कंपेयर करूंगा, मैं इसको किसी और कंपनी के 2023 वाले साल से कंपेयर करूंगा। तो कॉमन साइज एक स्टेप है, आप ये स्टेप निकाल रहे हो, आप इन दोनों को यूजुअली कंपेयर नहीं करते। ठीक है, आप इसको किसी और कंपनी से कंपेयर करते हो, क्योंकि कॉमन साइज स्टेटमेंट है। कंपेरेटिव स्टेटमेंट में अपन दोनों सालों को कंपेयर करते हैं कि पिछले साल इतनी सेल थी, इस साल सेल बढ़ गई, क्यों बढ़ी, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ गए थे, ऐसा कुछ। ये नॉर्मल एनालिसिस है, देख के समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। एग्जाम में लिखने को नहीं आएगा, बट हाँ बस बता देता हूं कि कंपेयर करना है बस आपको। ठीक है, और वो कंपेरेटिव स्टेटमेंट में ही आएगा, अगर आएगा। पहले जैसे क्वेश्चन बनते थे तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट में बनते थे, मैं करके बता देता हूँ ना यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। कहाँ था कंपेरेटिव, जैसे ये वाला कंपेरेटिव ले लो, तो इसमें क्या था, जैसे पहले 4,50,000 एक्सपेंसेस थे, अब कितने हो गए, एक्सपेंसेस कम हो गए। तो बस ये वाली चीज आपको देखनी है कि यार एक्सपेंसेस पहले ज्यादा थे, अब एक्सपेंसेस जो है वो कम हो गए। पहले जो सेल्स थी वो कम थी, अब सेल्स बहुत ज्यादा हो गई हैं। बस इतनी सी चीज है, और ये सारी चीजें हुई है तो प्रॉफिट भी बढ़ा ही होगा। वो नीचे आके आप निकालोगे ना ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो आपको दिखेगा कि इस साल जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये बढ़ा हुआ है पिछले साल से। और रीजन क्या है, क्योंकि सेल्स भी बढ़ी है और एक्सपेंसेस हमारे कम हुए, ऐसा कुछ। पर ये एग्जाम में आता नहीं है, मैंने आपको जस्ट बता दिया। इनकेस आए तो आपको ऐसा एनालिसिस करना है छोटा सा। ठीक है, तो आई थिंक ये हो गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, कहाँ गया, ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहीं तक, ये मतलब इस चैप्टर में ये जो मैंने आपको बता दिया ना, इसके अलावा यूजुअली कुछ नहीं बनता। इतने में से ही आपका
आराम से पूरा पूरा चैप्टर हो जाएगा, 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आप बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मैं मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।